चंदन सर हैं, कर दीजिए। कितनी सुहानी प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा माँ भारती का आंगन बुहारने के लिए पधार गए। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे माँ भारती, मुझे वर दे कि मैं तुझे अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्ति दिला सकूं और हम आजाद भारत में सांस ले सकें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज 19 दिसंबर सन 1927 की सुबह से ब्रिटिश हुकूमत में ना डूबने वाले सूरज में अंधियारा छाना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आज ही देश के 4 सपूत क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। उनमें से एक मैं हूं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। हमारी शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि उससे हिंद के हर नौजवान के दिल में एक तूफान सा उठेगा, एक जलजला सा आएगा और क्रांति उबाल पर आ जाएगी। तब ये अंग्रेज हमें गुलाम नहीं रख पाएंगे। भला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, भला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पैर करे इशार फांसी से। खुली है हमको लेकिन के लिए आगोश आजादी, खुशी है हो रहा महबूब का दीदार फांसी से। कभी बेखबर तहरीक आजादी भी रुकती है, बढ़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से। यहाँ तक सरफरोशाने बढ़ जाएंगे कातिल के लटकाने पड़ेंगे नित तुझे 2-4 फांसी से। अरे ये मैं घूमता भटकता कहाँ आता? अच्छा, मैं तो झारखंड जगुआर एसटीएफ के ये 360 पवित्र मंच पर आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो दर्शकों और महानुभावों, आपके मन में ये विचार अवश्य उठ रहे होंगे कि अपनी फांसी से लगभग 100 साल बाद ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अचानक यहाँ प्रकट कैसे हो गया, और भी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बिना समय गवाए हुए बता देता हूं कि मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला है कि भारतीय आजादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में इलाही खैर वो हरदम नई बेदाग करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। ये कह कह कर गुज़र की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आजाद करते हैं, वो अब आजाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा, सितम ऐसा नहीं देखा, जफा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। कुछ क्षुद्र बुद्धिजीवी और भ्रष्ट राजनेता आज भी हमारा छवि भंजन कर रहे हैं। धनाढ़ वर्ग तो बिल्कुल हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। एक वाक्य बताता हूँ आपको। एक बार मेरे साथ शाहजहांपुर में साड़ी के व्यापार में साझेदार बनारसी लाल ने महात्मा गांधी जी से टिप्पणी की। उसने कहा, महात्मा जी, बिस्मिल बड़ा ही आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और वो धन की खातिर लोगों को लूटता
और डकैतियां का। अब पता नहीं महात्मा जी के ऊपर उसका क्या असर हुआ, वो तो वही जाने। हमारे ऊपर वामपंथी होने का आरोप लगता है, आक्षेप लगता है। इसके बारे में मेरा यही कहना है कि अगर गरीबों की मदद करना, उनके समान अधिकारों की बात करना, उनकी सेवा और रक्षा करना, समता सहिष्णुता की बात करना वामपंथ है तो हम सच्चे वामपंथ थे। लेकिन आज वामपंथ का विकृत रूप, भ्रष्ट राजनेताओं के करतूत, बाहुबलियों, सो कॉल्ड बाहुबलियों की ये सब कारनामे, इससे हमारे मन पे बुरा असर पड़ता है। क्या हमने आजाद भारत का यही सपना देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। अरे जनता की भी सही बातें बतानी चाहिए, जिससे हमारे आदर्शों और सिद्धांतों को वो अपनाकर एक सुंदर और अच्छे भारत का निर्माण कर सके। देश की खातिर मेरी दुनिया में ये ताबीर हो, हाथ में हो हथकड़ी, पैरों पड़ी जंजीर हो, सर कटे फांसी लगे या कोई भी तकदीर हो, पेट में खंजर दुधारा या जिगर में तीर। ऐसा नहीं है कि आजादी के पहले या आजादी के बाद कुछ साहित्यकारों, लेखकों और राजनीतिज्ञों ने हमारे बारे में सही नहीं कहा या जनता तक हमारे बारे में सही जानकारी नहीं दी। ऐसा हुआ, हमारा महिमा मंडन भी किया थोड़े हद तक, लेकिन वो जनता तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं। तो चलिए, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। मैं राम प्रसाद आपको क्रांति दूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी इस नाटक के माध्यम से सुनाता हूं। मैं ब्रिटिश सरकार से अंतर्मंतक आहत था, इसीलिए मैंने अपना उर्दू तखल्लुस रखा बिस्मिल। तखल्लुस मतलब उपनाम, और बिस्मिल का उर्दू अर्थ भीतर तक टूटा हुआ, अंतर्मन से आहत। मैं राम, विजय कुमार और अज्ञात के तखल्लुस से भी लिखा करता था। मेरा जन्म 11 जून सन 1897 में शाहजहांपुर के तोमर राजपूत परिवार में हुआ और अंग्रेजों ने मुझे 19 दिसंबर सन 1927 को फांसी पर लटका दिया। मुझे इस बात की कसक हमेशा सालती रही कि ईश्वर ने मुझे सिर्फ 30 वर्ष का जीवन दिया। उनमें से पहले 19 वर्ष बचपन, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, छपाई, रोजी रोटी के जुगाड़ में बीते। उसके बाद मात्र 11 वर्षों तक मैं अपनी सक्रिय रणनीतियों और क्रांतिकारी गतिविधियों से अपनी माता की आजादी के लिए कार्य कर सका। उसका दुख तो छूटता है। मैं श्रीमती माता मूलमती और पिताजी मुरलीधर जी की दूसरी संतान था। मेरी मां के पहले संतान यानी कि मेरे बड़े भाई की छुटपन में ही बीमारी और दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। मेरे पैदा होने के बाद माता जी मेरे लिए बड़ा ही सशक्त रहती थी। जब मैं पैदा हुआ तो बड़ा ही दुर्बल और क्षीणकाय था। मुझे देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वैसे तो इस बच्चे का बचना नामुमकिन है, लेकिन अगर ये बच गया तो कहीं का अवश्य ही कोई चक्रवर्ती बनेगा। बहरहाल मुझे जिलाए रखने के लिए माता जी टोनी टोटकों का भी सहारा लिया करती थी। एक बार मैं बहुत बीमार था, बहुत बीमार, बुखार, शरीर बुखार से तप रहा था। तब माता जी ने एक ओझा जी को बुलवाया। ओझा जी मेरे कमरे में आए, उन्होंने मेरी जांच की। फिर उन्होंने एक छोटा सा खरगोश का बच्चा निकाला और उसे मेरे शरीर के इर्द गिर्द घुमाकर फर्श पर छोड़ दिया। खरगोश ने कमरे के 3-4 चक्कर लगाए और वो
गिर कर मर गया। ओझा जी खुशी से चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा माता जी को, देखा आपका बच्चा बच जाएगा, खरगोश ने आपके बच्चे के ऊपर आया हुआ ग्रह ले लिया है, इसीलिए वो मर गया। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। इसकी एवज में ओझा जी ने माता जी से बड़ी रकम ऐंठ ली। अब इन बातों पर कितना विश्वास किया जाए और कौन इन्हें मानता है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। पिताजी ने, जब मैं छोटा सा बालक था, मैं समझने लायक हो गया था, तो मुझे हिंदी अंग्रेजी के अक्षर ज्ञान का अभ्यास कराना शुरू कर दिया। उनकी ये सोच थी कि बच्चे को हिंदी अंग्रेजी के शब्द ज्ञान घर में ही दे दिए जाए, फिर उसका दाखिला प्राइमरी स्कूल में करा दिया जाए हिंदी इंग्लिश के, और फिर बच्चा जो है मैट्रिक वहां से कर ले। अब वहां से मैट्रिक कर देगा अंग्रेजी स्कूल से, तो किसी न किसी महकमे में क्लर्क के पद पर लग जाए। आज सोचता हूं तो लगता है पिताजी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में सोच रहे थे। सही भी था। उन्हीं दिनों मैं पढ़ने में जितना मेधावी था, खेलने कूदने में जो है उतना ही चपल और तेज तर्रार था। मैं अक्सर गली में खेलता कूदता बाहर सड़क के नुक्कड़ पर पहुंच जाता था, और वहां एक पान दुकान थी। वहां लोग आते थे, पान खाते थे, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते थे और चले जाते थे। वहां मुझे एक मौलाना जी ने बड़ा आकर्षित किया, और उनके बोलने का अंदाज ऐसा था कि मैं उनको देखता ही रह जाता था। मैं ओर से सुनता था। मौलाना जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे। जब वे पान का पीक मुंह में भर करके और गर्दन ऊंची करके बोलते थे तो बड़ा मजा आता था। सुनिए, अच्छी बातें वो बोलते थे कुछ इस तरह से। अरे उन्यास सुनिए सुनिए दो। आप लोग ये जो खुदा कहता है, अल्लाह कहता है, भगवान कहता है, उसे गलत मानते हैं क्या? है अल्लाह क्या ऐसी वैसी बातें करता है? जरा सुनिए अल्लाह क्या कहता है। मैं बताता हूँ, हुक्म खुदाबंदी है कि मुश्रिकों में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो। इसका मतलब ये हुआ कि गरीबों में से, पिछड़े हुए दबे हुए लोगों में से कोई तुमसे आसरा मांगे तो जनाब उसको दिया कीजिए, तब आपकी भलाई होगी। फिर वो ऐसा कह के चलते हुए मैं उन बातों को समझ तो नहीं पाया, लेकिन मौलाना जी के बोलने का तरीका और उनका उच्चारण वो मुझे बहुत भाता, और मैंने मरी मन कुछ ठान लिया। इसके बाद पिताजी जब मेरा दाखिला करवाने के लिए अंग्रेजी स्कूल में चले तो मैं मुकर गया। मेरा पिताजी सुनिए तो पिताजी मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता पिताजी। अब सोचिए तो मुझे अंग्रेजी में मजा नहीं आता है पिताजी। अब देखिए, आज तक मैं ओल्ड का सही उच्चारण नहीं कर पाया, स्पेलिंग नहीं लिख पाया पिताजी, तो मैं अंग्रेजी में क्या करूंगा पिताजी? कुछ नहीं कर सकता मैं। पिताजी नहीं माने। मैंने कहा सुनिए तो पिताजी उर्दू बहुत अच्छी भाषा है, उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। आप उर्दू और हिंदी मुझे पढ़ाएंगे ना तो मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। पिताजी नहीं माने, उन्होंने बहुत मारपीट की। फिर माता जी की बीच बचाव और सुलह से और बाल हट से मेरे वो उर्दू स्कूल में मुझे दाखिला करा दिया। अब मैं उर्दू की किताबें मन लगाकर पढ़ने लगा, लेकिन मेरी गलती यही थी कि मैं कोर्स की किताबें नहीं पढ़ता था। जब मैंने हरफ जोड़-जोड़ कर वाक्य बनाना सीखा तो मैं कोर्स की किताब नहीं पढ़ता था। मौलाना जी की प्रेरणा से मेरी रुचि कुरान में, मुझे तो बहुत सारी कुरान की आयतें तभी याद हो गई थी। हाँ, फिर मैं उर्दू के रसीले उपन्यास, रंगीली पत्रिकाएं खरीदकर पढ़ता था। उन्हीं दिनों बुरी संगत में मुझे गलत आदत लग गई थी। मैं माता जी और पिताजी के संदूक से पैसे चुराने लगा था। मैं सिगरेट पीता,
और अंग के नशे में रहता था। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं उर्दू मिडिल के 2 कक्षाओं में 2 बार फेल कर गया। एक दिन मैं भंग के नशे में पिताजी की संदूकची से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था कि मेरी चोरी पकड़ी गई। अब पकड़ी गई, पिताजी ने बेतरह मुझे बेतों, जूतों, लातों से मारा, पीटा। मैं गुहार लगाता रहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पिताजी ने मुझे एक बंद कोठरी में डाल दिया, मेरी कोठरी में, बिना खाना पीना दिए। मैं अंदर से गुहार लगाता पर कोई सुनवाई नहीं। इस बीच मेरे उर्दू के सारे साहित्य फाड़ डाले गए। मैं पिताजी से बोलता था कि मुझे बाहर निकालिए, लेकिन कुछ नहीं होता था। हाँ, फिर अंदर रात में कभी कभी पिताजी और माताजी के सुबकने और रोने की आवाज आती है। इसका मुझ पर गहरा असर पड़ा, बहुत गहरा असर पड़ा। मैं आत्मग्लानि से मरने लगा। मैंने आत्मनिरीक्षण किया तो मुझे पता चला कि मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। मैंने अपने माता पिता को तो पहुंचा। उसके बाद 3 दिन बाद कोशिश खोली तो पिताजी माताजी मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दिए पिताजी, मुझे माफ कर दिए, माँ मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। पिताजी मैं अब आपकी बात मानूंगा, सारी बातें मानूंगा, गलत आदतें सब छोड़ दूंगा पिताजी बस मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा सबूत बन के दिखाऊंगा जिस पर आपके साथ साथ पूरी दुनिया नाज करेगी। पिताजी और माताजी ने सब कुछ भूल कर मुझे सीने से लगा दिया। ऐसे ही होते हैं माँ। फिर पिताजी साथ चलकर मैंने अंग्रेजी के मॉडल में दाखिला ले लिया। अब मैं मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करता था, बहुत कोशिश करता था, लेकिन पुरानी बुरी संगतों और पुरानी आदतों को छोड़ने के प्रयास में मेरा मन निश्चित रहता था, बुरी तरह निश्चित रहता था। खाली समय में मैं इधर उधर भटकता और कुछ समझ में नहीं आता था। माता जी ने मेरी हालत को समझा, फिर वो मुझे रोज नहला धुलाकर मंदिर ले गए। मैं देवी देवताओं के सामने, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता और माता जी के गाए हुए और पूजा किए हुए जो भी मंत्र मुझे आते थे उसे मैं टूटे फूटे स्वर में ऊंची आवाज में गाता था। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री विश्वास सदा नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनु। मेरी आंखों से बरस आंसू तब वहां के एक पुजारी जो बड़ी गुणी और उच्च विचारों वाले आदमी थे, बड़े ओजस्वी थे। माता जी के बताने पर उनका मुझ पर विशेष स्नेह और तब वे मुझे पूजा पाठ की विधियां, ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास, प्राणायाम आदि की शिक्षा विधिवत देने लगे। मैं अभ्यास करता। अब मेरा मन पढ़ाई में एकाग्र हो रहा था और जितने भी मेरे बुरे कुटैब बचे हुए थे वो मुझसे दूर होते चले गए। लेकिन सिगरेट पीने की लत मेरी 2 साल के बाद ही अपने सहयोगी सहपाठी भाई सुशील चंद्र सेन की सहयोग से छूटा। मेरा शरीर बलिष्ठ और कांतिमय होता चला जा रहा था, मन एकाग्र हो रहा था। और एक बात बता दूं कि ये पूजा पाठ की विधियां, ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास, कसरत, ये सब मेरे आंदोलन के दिनों में और अज्ञातवास के दिनों में भी बहुत काम आई। हाँ, अब मैं मन लगाकर पढ़ने लगा। जल्दी अंग्रेजी मीडियम की मैं 5वीं कक्षा में आ गया। मंदिर में आने जाने के दौरान मेरी मुलाकात आर्य समाजी
मुंशी इंद्रजीत जी से होती। मुंशी जी मुझे आर्य समाज की बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताती, जिससे मेरे अंदर नए विचार आए। फिर उन्होंने मुझे आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने दी। उसको पढ़ने के बाद तो मेरे विचारों का उद्वेलन उमड़ने और घुमड़ने लगा। एक ईश्वरवाद, वैदिक हिंदू धर्म की ओर लौट चलने का आह्वान, निराकार की आराधना, अस्पृश्यता, छुआछूत, जाति पाति का भेद मिटाने का आह्वान, देश की आजादी के प्रति सजग रहने का आह्वान। मैं आंदोलित हूं। जब मैं गवर्नमेंट लाइब्रेरी शाहजहांपुर से धार्मिक पुस्तकें लाता, राजनीतिक पुस्तकें लाता, तरह तरह की पुस्तकें लाता। इसी दौरान मैंने कुरान, बाइबल, अजेंदा अवस्था और इतिहास पुराण की बड़ी बड़ी किताबें जो भी उपलब्ध थी लाइब्रेरी में मैंने पढ़ी, अध्ययन किया। उसी दौरान जब मैं शाहजहांपुर इंटर कॉलेज का 8वीं कक्षा का छात्र था तो मुझे पता चला कि आर्य समाज भवन में आर्य समाज के प्रख्यात संत स्वामी सोमदेव जी सरस्वती महाराज आने वाले थे। मैंने मुंशी इंद्रजीत जी से आग्रह करके स्वामी जी के निकटस्थ सेवा दल में एक प्रमुख स्थान पा लिया। मैं तन मन से स्वामी जी की सेवा करता, उनके उपदेश ग्रहण करता था, उनसे प्रश्न पूछता और समाधान पाता। मेरा मन शांत। स्वामी जी केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर ही नहीं बोलते थे। वे शाम के वक्त पूजा अर्चन वंदना के बाद जब इलाके भर के लोग उनके पास इकट्ठे होते थे तो आम सभा में बैठकर विभिन्न प्रकार के आए हुए लोगों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विषयों पर, कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में, कांग्रेस की राजनीतियों, देशभक्ति और क्रांतिकारियों को अंग्रेज को ललकार, क्रांतिकारियों की अंग्रेजी सरकार को ललकार। इससे मेरी जानकारियां बढ़ती गई। विशेषकर राजनीति और कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बन गया और फिर मैंने राजनीति में देश को आजाद करने का संकल्प लिया। ऐ मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, ऐ मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भाव अपनी तेरी शरण में लाऊं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। 1915 में जब मुझे पता चला अंग्रेजों ने अत्याचारपूर्ण तरीके से गदर पार्टी के भाई परमानंद जी को फांसी की सजा सुना दी है तो मेरा मन क्षोभ से भर उठा और तब मैंने क्रांतिकारी माध्यम से देश को आजाद कराने का संकल्प ले लिया। दिल फिदा जान सार करते हैं, दिल फिदा जान सार करते हैं, जो भी है अपने पास माता की नजर करते हैं। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल के कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक जी महाराज पधारने वाले थे शिरकत करने के लिए। जगत नारायण मुल्ला जी जो नरमपंथी कांग्रेसी थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष नेहरू जी के साले और सुप्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि तिलक महाराज के स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें वहीं से एक अच्छी बनगाड़ी में बिठाकर सीधे आयोजन स्थल तक ले जाया जाए। उनका मानना था इससे तिलक महाराज की ओजस्विता की आंच उत्तर भारत में नहीं फैलनी पाई।
जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने साथ 10-12 क्रांतिकारी गर्मपंथी कांग्रेसियों को लिया और तिलक महाराज के स्टेशन पहुंचते ही हमने उन्हें गुलदस्ते से उनका आवभगत किया और फिर उन्हें बाहर लाए, नारे लगाते हुए वंदे मातरम, करा की जय, भारत माता की जय। और फिर हम उन्हें बाहर लाए। वहां एक फूल पत्तियों से सजी हुई खुली गाड़ी थी, हमने उनको उसमें सवार किया। फिर उनकी भव्य शोभा यात्रा पूरे लखनऊ में निकाली। तिलक महाराज जहां भी जाते थे लोगों का हुजूम जुड़ पड़ता था, लोग गंभीर घोष करते थे। तिलक महाराज रुकते थे, गाड़ी रुकवाई जाती थी, तब वो भाषण देते थे। जब वो धीर गंभीर शब्द में वाक्य में बोलते थे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे देकर रहेंगे, जनता तुम निनाद कर उठती थी। तिलक महाराज ने कि उस पूरी भव्य शोभा यात्रा ने एक ही झटके में उत्तर भारत में क्रांति की लहर फैला दी। हम लोग फिर उनको मिलकर आंदोलन स्थल पर आए और जो भी होगा। फिर बात ये हुई कि इन सब का नेतृत्व मैं ही कर रहा था, तो प्रदेश भर से युवा आए हुए थे, वो मेरे और गोलबंद हो गए, वो मेरे अंदर नेतृत्व देख रहे थे। और दूसरी ओर जगत नारायण मुल्ला जी, वो इन सबसे मैं उनकी नजरों में चढ़ गया, मैं उनकी नजरों में खटक गया, मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। उसी लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मेरी मुलाकात केशव बलराम हिरकीवाड़, सोमदेव शर्मा, मुकुंदी लाल जैसे प्रख्यात क्रांतिकारियों से हुई। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और समझाया और फिर हम लोगों ने नागरिक साहित्य पुस्तकालय से एक पुस्तक निकाली। फिर उसका हम लोगों ने पुनर्मुद्रण कुर्मी प्रकाशन लखनऊ से करा। वो पुस्तक थी अमेरिकी स्वतंत्रता का इतिहास। उसके छपने के बाद पहली बार भारतीय लोगों को ये पता चला कि किस तरह से विदेशियों के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना चाहिए। बहरहाल लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन से लौटने के बाद शाहजहांपुर मेरे पास प्रदेश भर के युवाओं की चिट्ठी आने लगी। वो जानना चाहते थे कि मैं क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे नेतृत्व दे पाऊंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े स्तर पर मैं कैसे काम करूँ। तब स्वामी सोमदेव जी मेरे गुरु जी थे, उन्होंने मुझे समझाया, देखो एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए संगठन बनाना पड़ता है। तुम युवाओं को बुलाओ। पूरे प्रदेश से युवा शाहजहांपुर पहुंचे। तब मैंने, स्वामी जी और बाकी के युवा मिलकर हम लोगों ने एक संगठन बनाया, मातृवेदी संस्था। मातृवेदी संस्था छोटे स्तर पर सही गांव-गांव जाने लगी, क्रांति की अलग जगाने लगी, लोगों की सेवा करती थी, उन्हें अंग्रेजों के सत्यता के बारे में बताती थी कि वे कैसे हमारे देश को लूट रहे। फिर उन्हीं दौरान स्वामी जी ने मुझे प्रख्यात क्रांतिकारी नेता गेंदालाल दीक्षित जी से मिला। गेंदालाल दीक्षित जी औरैया के डीएवी पब्लिक स्कूल में अध्यापक थे। जब उन पे क्रांति का जुनून सवार हुआ, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और क्रांतिकारी हथियार छोटे बड़े देशी विदेशी इकट्ठा करने लगे और उत्तर भारत के जो भी क्रांतिकारी जिन्हें वो चाहिए होता था उसे कम कीमत पर मुहैया कराते थे। फिर उन्होंने अपनी संस्था शिवाजी समिति का निर्माण किया, गठन किया। शिवाजी समिति अच्छा कार्य करने लगी। उसे संगठन में बहुत सारे लोग थे। तब गुरु जी ने मेरी भेंट उससे कराई। फिर मैं, स्वामी जी और दीक्षित जी मिलकर हम लोगों ने तय किया कि अब हमें बड़े फलक पर काम करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मातृवेदी संस्था का शिवाजी समिति में विलय कर दिया। अब हमारे पास आदमी भी ज्यादा थे, हथियार भी ज्यादा थे, लेकिन हम व्यापक पैमाने पर जो काम करना चाहते थे उसके लिए फंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तब
1918 में हम लोगों ने एक रात में 3 जगह भीषण डकैतियां टाली। अभियान काफी सफल रहा, धन की खूब आमद हुई, लेकिन पुलिस अब हमारे पीछे लग गई, हमें ढूंढा जा रहा। मैं पूरी षड्यंत्र में मेरे साथ शाहजहांपुर के 6 युवकों ने बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे को सूंघ रही थी, हमारा बाहर रहना मुश्किल था। हम लोग फरार हुए, मैं भूमिगत हूं। विरोधियों और अंग्रेज सरकार ने यह अफवाह उड़ा दी कि बिस्मिल मुठभेड़ में मारा गया, जबकि असलियत ये थी कि मुठभेड़ के दौरान ही मैंने यमुना में छलांग लगा दी थी। मैं जब तक ऊपर से गोलियां तड़तड़ा रही थी, मैं दम साध कर यमुना के नीचे बैठा रहा। फिर मैं बाहर आया शांति होने के बाद। फिर मैं अब इसी योगाभ्यास, ब्रह्मचर्य और किसी और बात का असर कह लीजिए, मैं पानी के अंदर तैरता 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 वर्धमान के ग्रेटर नोएडा वाले किनारे पर आया। वहां उस जमाने में बीहड़ बबूल के बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ झंखाड़, ऊसर बंजर धरती, जिस पर चलना मुश्किल था, उसी में मैं घूमता भटकता भटकता हुआ रामपुर जागीर पहुंचा। रामपुर जागीर, वहां पर मैंने अपना परिचय छद्म नाम से दिया। फिर मैं वहां गूजरों के मवेशियों को चराने का काम करने लगा। यमुना किनारे का ये बीहड़ हम क्रांतिकारियों के लिए बड़ा ही निरापद और सुरक्षित स्थान था, क्योंकि यहाँ पुलिस की दबिश नहीं पड़ती थी। फिर मैंने अपने आप को व्यवस्थित किया और मैं अध्ययन और लेखन में जुट गया। सबसे पहले मैंने क्रांतिकारी अरविंदो घोष जी की प्रख्यात पुस्तक यौगिक साधन का हिंदी में अनुवाद किया। इसे बड़ा पसंद किया गया बाद में, इसकी शैली अत्यंत ही रोचक बन पड़ी थी। फिर मैंने बांग्ला की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक निहिलिस्ट रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया और उसे शीर्षक दिया बोल्शेविकों की करतूत। यह पुस्तक तो छपने के बाद बागियों और क्रांतिकारियों की पथ प्रदर्शक बनी। हम क्रांतिकारी कहीं भी ज्यादा दिन तक टिक कर नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे में पकड़े जाने का भय होता है, मुखबिरी हो जाने की का भय होता है। तो मैं शायद 2-2.5 महीने में रामपुर जागीर से छोड़ दिया। फिर मैं घूमता भटकता हुआ कोसमा मैनपुरी अपनी छोटी बहन शास्त्री देवी के पास आ गया। यह मेरी वही छोटी प्यारी सी बहन थी जो हमारे क्रांतिकारी गतिविधियों में शाहजहांपुर में हमारी मदद करती थी। वो साड़ियों में छोटे छोटे हथियार छिपाकर हम क्रांतिकारियों के बीच जहां उन्हें पहुंचाया जाना था वहां पहुंचाती थी। और आश्चर्य तो तब हुआ जब मेरी अपनी सहोदर प्यारी सी बहन मुझे पहचान ही नहीं पाई, और जब उसने मुझे पहचाना ना तो गले लगकर खूब खिलखिलाकर हंसी, खूब हंसी। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने मेरा बड़ा ही आदर सत्कार किया। कई दिनों तक बहुत अच्छा खिलाया, मेरा मन अच्छा खिलाया, मेरा मन वहां से जाने का नहीं कर रहा था, पर जाना था। तब मैं कोसमा से चलता हुआ बाह चला और वहां से पिनहट आगरा होते हुए ग्वालियर रियासत के अपने पुरखों के गांव चला। वहीं पर मैंने प्रख्यात अंग्रेजी की पुस्तक द ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का हिंदी में अनुवाद किया और नाम रखा कैथराई। इस पुस्तक का दुर्भाग्य ये हुआ कि ये छपते ही अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर दी गई, और जब हमारे ऊपर अभियोग चला तो उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। फिर 1920 की आम माफी के बाद हम लोगों को छोड़ दिया गया। मैंने अपने इलाके शाहजहांपुर की ओर रुख किया, जहां मुझे माता पिता से मिलना था।
घर की माली हालत सुधारनी थी और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने क्रांतिकारी साथियों से संपर्क सूत्र जोड़ना था। तो मैंने शाहजहांपुर में सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बतौर मैनेजर काम करना शुरू किया। थोड़ी पूंजी जोड़ने के बाद मैंने शाहजहांपुर सदर बाजार में बनारसी लाल के साथ साझेदारी में कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया। इस दौरान मैं अक्सर कांग्रेस कार्यालय में आया जाया करता था। समय का चक्र ऐसा घूमा कि मुझे लखनऊ कार्यकारिणी में लेखा परीक्षक के पद पर रख लिया गया। अब फिर से मुझे सक्रिय राजनीति में भाग लेने का मौका मिल रहा था। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो। अज्ञान की निशा में दुख से भरी दशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। फिर कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में मैं शाहजहांपुर के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। वहां मेरी मुलाकात विश्वविख्यात क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी से हुई। मैंने ये माना कि लाला जी देश के किसी भी क्रांतिकारी नेता से अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारियां रखते थे क्रांति के प्रति। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और बताया, कुछ क्रांतिकारियों से मिलवाया भी। जब मैं उनसे कुछ खुला तो मैंने उन्हें अपने बारे में बताया, उन्हें अपनी पुस्तकों के बारे में बताया, शेर व शायरी, कविताएं, साहित्य जो भी था, जितना मैं बता सकता था मैंने बताया। लाला जी ने बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने मुझे कुछ टिप्पणियां भी दी। फिर उन्होंने मुझे कई प्रकाशकों से मिलवाया। उनमें से एक थे पंडित उमादत्त शर्मा जी, जिन्होंने आगे चलकर 1922 में मेरी पुस्तक अनुदित पुस्तक कैथरीन का प्रकाशन करवाया। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में मैंने लाला हजरत मोहानी जी के पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया और अपने साथियों को भी इसके लिए उकसाया। इससे मैं गांधी जी की आंखों में खटक गया, पर क्या करना, ये तो करना ही था। मैं सीधे तौर पर गांधी जी को कुछ नहीं बोल सकता था, पर मैंने बड़े कांग्रेसी नेताओं से अनुनय विनय करके गांधी जी से पूर्ण असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करा। उसके बाद गांधी जी ने गर्मपंथियों कांग्रेसियों को साधने की कोशिश की। उनकी सलाह पर देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू देशबंधु चित्तरंजन दास की घर पे गर्मपंथी और नरमपंथी कांग्रेसियों की बैठक हुई। गर्मपंथी कांग्रेसियों की ओर से महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, देशबंधु विठल भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। और हम क्रांतिकारियों की ओर से मैं, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, योगेश चंद्र चटर्जी आदि शामिल थे। गांधी जी ने हमारा खुला आह्वान किया कि हम नरम और चरम का भेद भूलकर असहयोग आंदोलन को एकजुट होकर सफल बनाया। हमने खुले मन से गांधी जी को आश्वासन दिया। फिर क्या था हम शिवाजी समिति के लोग गर्मपंथियों के साथ मिलकर गांव-गांव, शहर-शहर में जगह जगह पर कपड़ों और सामानों की, विदेशी कपड़ों और सामानों की होली जलाने लगे। खादी के प्रति लोगों को उत्साहित करने लगे। सरकारी नौकरियां छोड़ जाने लगी, लोग सरकारी उपाधियां लौटाने लगे। हम गांव-गांव मशाल जुलूस लेकर जाते और अंधेरी में मशाल की रोशनी में गांव वालों को अपनी
क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में सही सही बताते थे। इससे हुआ ये है कि हम क्रांतिकारियों के ऊपर जो भ्रांत धारणाएं फैलाई गई थी वो दूर हुई, उनका भरोसा हमारे ऊपर जगा और हमारी पैठ गहरे हो गई, तो क्रांति की जमीन तैयार हुई। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और महात्मा गांधी जी ने बिना किसी से पूछे हुए, सलाह मशवरा लिए हुए असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। इसका हम गर्भपतियों ने खोलकर विरोध किया, कड़ी भर्त्सना की। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस फिर से दो फाड़ हो गई, दो गुट बन गए, एक लिबरल दूसरा एक लिबरल दूसरा रिबेलियन। गांधी जी हम गर्भपति को हुल्लड़बाज कहते थे और हमारी बातों को अनसुना कहते थे। फिर 1923 में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्ररंजन दास जैसे धनाढ़ नेताओं ने गांधी जी से अपनी राह जुदा कर दी और अपनी स्वराज पार्टी बना ली। वैसे तो मुझे स्वराज पार्टी की कुछ नीतियां पसंद थी, लेकिन हम असंतुष्टों ने अरब पार्टी द रिवोल्यूशनरी का गठन कर दिया। अब हम लोगों ने फैसला किया था कि अपनी पार्टी का संविधान बनाकर और नाम तय कर भारतीय राजनीति में दखल देंगे, ताकि भारतीय लोकतंत्र का लोकतंत्र न बनने पाए। तो अब हमें संविधान बनाना था। हम में से किसी को संविधान के फॉर्मेट की जानकारी नहीं थी, कैसे संविधान बनाया। मेरे पास हमेशा एक ही रास्ता होता था कि मैं अध्ययन करूं, लेकिन किसी भी पुस्तक में कुछ भी स्पष्ट नहीं मिल रहा था। हम बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं पाए। तब संयोग से लाला हरदयाल, जो विदेशों में रहकर गदर पत्रिका का प्रकाशन करते थे और क्रांतिकारी सोच के साथ भारत को आजाद कराने का सपना देखते थे, उनका एक पत्र मेरे छत्रनाम विजय कुमार से आया। उन्होंने पार्टी बनाने के संविधान का एक रफ सा खाका खींचा था और मुझे स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि मैं शशीन्द्र नाथ सान्याल और गोपाल यमुनाथ मुखर्जी के साथ मिलकर पार्टी का संविधान तय करूं, फिर क्रांतिकारियों की सर्वसम्मति से पार्टी का नाम तय करूं और भारतीय राजनीति में प्रवेश करूं। हम लोगों ने उसे सर माथे लिया और 4 दिन के अनवरत प्रयास से हम लोगों ने पार्टी का संविधान बना लिया। फिर सभी क्रांतिकारी भाइयों की सर्वसम्मति से हमने पार्टी का नाम तय किया। पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRP। हाँ, पार्टी बन गई। HRA की कार्यकारिणी की पहली बैठक कानपुर में एक अति गुप्त स्थान पे की गई, जहाँ हमने योजनाओं का निर्माण किया, भविष्य के बारे में कैसे कैसे काम करना है उसका प्रारूप तय किया, फिर पहला क्या करना है इसके बारे में हमने तय कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक सशस्त्र संगठन अपना जो बनाया, प्रगति, उसके साथ इलाहाबाद के समक्ष बमरौनी में भीषण डाका डाला आयरलैंड के क्रांतिकारियों के तरीके से। अभियान सफल, हमें बहुत धन किया। देखिए, एक चीज मार्क कीजिएगा, तरीका आयरलैंड के क्रांतिकारियों का था और उसे मैंने अध्ययन करके जाना था लाला हरदयाल की हस्तलिखित पुस्तक से। तो जानकारी मुझे ही थी, जाहिर है नेतृत्व मेरा ही था, इससे मेरी चर्चा देश भर में होने लगी। इसके बाद HRA ने मेरे छत्रनाम विजय कुमार से एक 4 पृष्ठीय पीले रंग का घोषणा पत्र प्रकाशित किया और उसे
जनवरी 1925 में 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच एक साथ एक ही समय में देश के सभी प्रमुख भागों में एक साथ चिपकाया गया और वितरित किया गया। इस घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया गया था कि क्रांतिकारी देश की शासन व्यवस्था में क्या बदलाव चाहते हैं और वो इसके लिए क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। नौजवानों से खुली अपील की गई थी कि वो खुलकर एचआरए में शामिल हों और हर फ्रंट पर अंग्रेजों का तगड़ा मुकाबला करें और जरूरत पड़े तो बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। इस घोषणा पत्र के सब प्रकाशन, छपाई, वितरण और चिपकाए जाने से पूरे भारत में खलबली मच गई। एचआरए में युवकों की भर्ती होने लगी बड़े पैमाने पर। ब्रिटिश सरकार बौखला गई। वो किसी भी हालत में इस घोषणा पत्र के लेखक, प्रकाशक और वितरक को ढूंढ लेना चाहती थी ताकि एक गुप्त तंत्र का पता चल सके। बड़े जोर शोर से धरपकड़ होने लगी। ब्रिटिश सरकार को कुछ सुराग मिले जिससे बंगाल में, खासकर कलकत्ता में बहुत खोजबीन की जाने लगी। तब बंगाल के दो प्रमुख नेता शशील नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी गिरफ्तार कर लिए। अब बंगाल के दो प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई। मैं जीतोड़ मेहनत कर रहा, पूरा प्रयास कर रहा। इन सबके लिए ज्यादा फंड की आवश्यकता थी। तब हम लोगों ने एक सशक्त टीम बनाकर 1925 के 7 मार्च को और 27 मई को क्रमशः बिजपुरी और द्वारिकापुर में भयंकर डाका डाला। दुर्भाग्य छी इस डाके में धन की आमदनी तो हुई नहीं, उल्टे हमारी गोलियों से 2 व्यक्ति मारे गए। मुझे बड़ी ग्लानि, बहुत दुख पहुंचा, बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। मैंने अपने साथियों को बैठाकर स्पष्ट रूप से कह दिया कि देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी गोलियों से हमारा कोई देशवासी ना मरे। आप लोगों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। तो अब किसी के घर लूटमार या डाका नहीं डाला जाएगा, वरन केवल और केवल सरकारी खजाने लूटे जाएंगे। कुछ साथियों ने अनुकूल की, लेकिन फिर सब सर्वसम्मति से इस बात को मान गए। तब 7 अगस्त सन 1925 को मेरे शाहजहांपुर के आवास पर एक बहुत ही गोपनीय मीटिंग हुई। उसमें हम लोगों ने ट्रेन से ढोए जाने वाले सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई और अपनी योजना के तहत मैं और मेरे साथ 9 अन्य साथी यथा अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, योगेश चंद्र चटर्जी, रोशन सिंह, बनवारी लाल, बनारसी लाल और मनमत का नाथ गुप्त सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर सवार। पर कफन हथेली पर लिए लो बढ़ चले अब ये खत्म। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है। जिंदगी तो अपनी मेहमा जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ट्रेन जब काकोरी स्टेशन पर रुक कर चली
लोगों ने कुछ किलोमीटर जाने के बाद चेन खींचकर गाड़ी को रोक लिया। फिर हमने से कुछ साथी उस डब्बे में पहुंचे जहां पुलिस वाले बैठे हुए थे। हमने आनन फानन में उनके पैर हाथ सब कुछ बांध दिए और लुढ़का दिया। 2 साथी वहीं रह गए। फिर हम ट्रेन से नीचे गिरे। घोषणा की गई ट्रेन के घूम के जिंदाबाद, वंदे भारत माता की जय। हम सब ऐसा एक क्रांतिकारी हैं, ट्रेन में ले जाए जाने वाले सरकारी खजाने को लूटने आए हैं। किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सब कोई चुपचाप बैठे रहे अपनी जगह पर, कोई शोर शराबा ना हो, कोई उतर कर भागने की कोशिश ना करे, अन्यथा उचित दंड दिया जाएगा। और फिर 2-3 साथी वहीं रहे, 2 साथी वहां पे रहे। हाँ, फिर हम में से कुछ साथी गार्ड के डब्बे से एक डब्बे पहले, जिसमें सरकारी खजाना एक बड़े से लोहे के संदूक पर रखा हुआ था, भारी भरकम, उसे सांकलों से लपेट करके उसकी वेल्डिंग ट्रेन के साथ कर दी गई थी और मोटा ताला जड़ा हुआ था आगरा में। फिर हम लोगों ने आनन फानन में उस चेन को काटा और संदूक को नीचे गिरा लिया। ताले को तार से बहुत खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं खुला। तब अशफाक ने अपना माउजर मन्नत को थमाया और हथौड़ा लेकर ताले पर वज्र प्रहार करने लगा। मन्नत के हाथ से हड़बड़ी या उत्सुकतावश फायर हो गया और अहमद अली नाम का एक व्यक्ति मारा गया। मैंने वही मन्नत को फटकार लगाई, लेकिन तब तक ताला टूट चुका था। हम लोगों ने ताले में रखे हुए खजाने, जो कि चांदी के सिक्कों और नोटों की शक्ल में था, उन्हें अपने साथ लाए गए चादर और कंबलों में लपेटा और लेकर हम अंधेरे में गुम हो गए। दुर्भाग्यवश एक चादर घटना स्थल पर ही छूट गई, जो हमारे दुर्भाग्य का कारण बनी, मुश्किलों का कारण बनी है। दूसरे सुबह पूरी दुनिया इस खबर को जान गई कि हजारे के क्रांतिकारी ने ब्रिटिश सरकार की ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया। अब अंग्रेजी सरकार बौखला गई। पहले तो आयरलैंड की क्रांति का तरीका, वारदात करने का तरीका, दूसरे घोषणा पत्र की छपाई, वितरण और चिपकाना, ये राष्ट्रीय स्तर पर, और तीसरा ये काकोरी कांड, ये तो विश्वव्यापी स्तर पर था। ऐसा गुप्तचर तंत्र, इसका तो भोड़ा भंडाफोड़ किया जाना जरूरी था। तब ब्रिटिश सरकार ने आनन फानन में CID के DSP A.N. हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की तेज तर्रार पुलिस लगा दी। CID ने 4 दिन में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उसमें यह कहा गया था कि काकोरी कांड आजादी के सुनियोजित षड्यंत्र का फल है। फिर क्या था, ब्रिटिश सरकार बहुत तेज धरपकड़ करने लगी। इनाम इकराम भी घोषित किए गए। तौर पर कौन कौन लोग शामिल थे और बाहर से उनका सहयोग कौन कर रहा था, उसने ये भी बता दिया कि इस कांड का भी नेता बिस्मिल ही था, जो HRA का लीडर है। तो एक साथ देश भर से 40 युवा क्रांतिकारी पकड़े गए। नहीं, मैं बताता चलूँ आपको कि ये युवा क्रांतिकारी नहीं थे और उनका काकोरी कांड से दूर दूर तक साबका नहीं था, मतलब ही नहीं था। फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उसे पकड़ लिया था। बाहर अंग्रेजी न्याय है कि नहीं। तब हम सबों को एक साथ हजरतगंज के नहीं, लखनऊ के सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 11 में रखा गया। बड़ा कष्ट था वहाँ, बहुत कष्ट। हजरतगंज चौराहे पर के रिप भवन में एक बड़ी सी अदालत का निर्माण कराया गया, जहाँ लगातार 18 महीनों तक किंग एम्पेरर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स का ऐतिहासिक मुकदमा चला। चूंकि काकोरी कांड में सीधे तौर पर हम 10 लोग ही शामिल थे,
इसीलिए 10 के ऊपर 10 को नामजद किया गया। केस को सेशन कोर्ट में भेजने से पहले सारे साक्ष्य और साक्षी तैयार कर लिए गए ताकि हम अपील में जाएं तो भी सजा से छूटने ना पाए। एक विशेष प्रोविजन की तहत जगत नारायण मुल्ला जी जो सुप्रसिद्ध वकील थे, उन्हें सरकारी वकील बनाया गया और हम लोगों को ये पता चला कि मुल्ला जी को जितनी फीस दी गई थी उतने भारत में किसी वकील को फीस नहीं दी गई। तो ये तो एक षड्यंत्र के तहत ही था, खुला खेल था। तो अब हम क्रांतिकारियों की ओर से लड़ने के लिए सरकारी खर्चे पर एडवोकेट हरगन नाथ मिश्र जी को तय किया गया और मेरी तरफ से बहस करने के लिए एडवोकेट लक्ष्मी शंकर मिश्र जी को तय किया गया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने अपनी पैरवी खुद करने की ठान ली। जब चीफ कोर्ट के सामने मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार धारा प्रवाह अंग्रेजी में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए तो शायद चीफ ऑफ द कोर्ट लुई शार्ट्स मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए या फिर शायद उन्होंने व्यंग्योक्ति की हो। उन्होंने पूछा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। मुझे हंसी आई, फिर मैंने अदब के साथ ही उत्तर दिया, एक्सक्यूज मी लॉर्ड, अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। ये सुनकर अदालत बिगड़ गई, एकदम से बिगड़ गई और मुझे अपनी पैरवी करने से मना कर दिया गया। बाद में तो ये अफवाह उड़ा दी गई कि बिस्मिल ने अपनी बहस का प्लान, ड्राफ्ट और जरा मुकदमा जो भी होता है उसे किसी अधिवक्ता को बहुत पैसे देकर लिखवाए थे और उसे अदालत में पढ़ दिया था। खैर, मैं इस तरह की ओछी बसबाजी में नहीं पड़ता था। जरा होते रहे, समय बीतता रहा, समय बीतता गया, गवाह पर गवाह आते गए। एक दिन का बड़ा मजेदार वाकया है। मुल्ला जी बहस करते समय हम क्रांतिकारियों के लिए मुल्जिमान की जगह मुलाजिम शब्द का यूज कर रहे हैं। मुल्ला जी ने हम क्रांतिकारियों के लिए मुल्जिमान की जगह मुलाजिम शब्द का प्रयोग कर बैठे। मुझे गुस्सा आ गया, मैं भड़क उठा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संयमित किया और कहा, मुलाजिम हमको मत कहिए, मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत की अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से, कि आंधियों में भी अक्सर चराग हमने जलाए। मैंने कह दिया था कि भाई मुलाजिम हम नहीं, मुलाजिम तो आप हैं जो सरकार की नौकरी करते हैं, बदले में वेतन लेते हैं। हम तो राजनीतिक बंदी हैं, हमसे तमीज से पेश आया जाए। मैंने ये भी कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि हम तो लहरों को पलट देने का मादा रखते हैं, ये छोटी सी मुकदमेबाजी क्या चीज है। 22 अगस्त 1927 को चिर प्रतीक्षित फैसला आ गया। फैसला हमारे सोचे अनुसार ही था। मुझे, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। ये सब हमारे सोचे अनुसार था। दिल करता ओ यार दिलदार मेरा दिल करता, ओ यार दिलदार मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए, दिल करता ओ यार दिलदार मेरा दिल करता। हो सदियों जान में हो
चर्चा हमारा दिल करता, ओ यार दिलदार मेरा दिल करता, ओ यार दिलदार मेरा दिल करता। फिर बाहर हमारी सजा को कम करने, हमें फांसी से बचाने के लिए कई प्रयास हुए। लखनऊ कोर्ट के वकीलों और न्यायाधीशों ने फाइल तैयार करके जब ये जानने लगे चीफ ऑफ द कोर्ट के पास माफीनामे के लिए, तो वो मेरे पास आए कि आप अपने माफीनामे पे दस्तखत कर दीजिए। मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे ये मंजूरी नहीं था कि मेरे ऊपर कोई दया करे, तो वहां से अपील निरस्त हो गई। फिर प्रसिद्ध नेता गोविंद वल्लभ पंत, प्रख्यात वकील कृपाशंकर हजेला और चंद्रभानु गुप्ता, हाँ वो भी वकील ही थे, उन लोगों ने फाइलें तैयार करके वायसराय की कोर्ट में अर्जी दाखिल की, लेकिन वो वहाँ भी खारिज हो गई। ऐसा ही एक प्रयास प्रख्यात बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना ने की। उन्होंने लंदन के प्रिवी काउंसिल में अर्जी दाखिल की। इस पर वहाँ के वकीलों, न्यायाधीशों और सम्राट के वैधानिक सलाहकारों ने यह सख्त दलील दी कि काकोरी कांड को अंजाम देने वाला राम प्रसाद बिस्मिल एक अत्यंत ही घोघाट, खतरनाक और पेशेवर अपराधी है। अगर उसे छोड़ दिया गया तो भविष्य में ऐसे कांड को अंजाम दे सकता है जिससे ब्रिटिश सरकार का यहाँ शासन करना असंभव हो जाए। हर जगह से अपील खारिज होने के बाद हम अपनी फांसी का इंतजार करने लगे। 16 दिसंबर सन 1927 को मैंने अपनी आत्मकथा का अंतिम अध्याय पूरा करके भी उसे जेल से चोरी पे बाहर भिजवा दिया। 17 दिसंबर सन 1927 को मुझसे जेल में मिलने के लिए CID के DSP और सेशन जज, उनका तो अजीब सा वाक़या है। वे आए और वे मुझे बड़ी चिकनी चुपड़ी भाषा में समझा बुझाकर कहने लगे, बिस्मिल जी देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप लिखित तौर पर ना सही मौखिक तौर पर ही बता दें कि HRA का गुप्त अड्डा कहाँ पर है, उसकी भविष्य योजनाएं कहाँ हैं, वो कैसी हैं, और उनका गुप्तचर तंत्र कैसे काम करता है, उनकी फंडिंग कैसे होती है, आदि इत्यादि है। इसकी एवज में पता है वो मुझे क्या देते? वे मुझे 15,000 रुपये देते और सरकारी खर्चे पर लंदन में बैरिस्टरी पढ़वाते। मैं हुकूमतों को पलट देने की मंशा रखने वाला इतनी ऊंची बातें क्या मानता। मैंने साफ इनकार कर दिया। वो चले गए। अठारह दिसंबर सन 1927 को मुझसे जेल में मिलने के लिए मेरे माता पिता जी आ गए। माँ, पिताजी सादर प्रणाम। यहाँ क्यों आए? माँ सैयद थी, उनका चेहरा गंभीर था और गर्व से दबदब चमक रहा था। पिताजी असंयत और दुखी थे। बातचीत माँ ने ही शुरू की। उन्होंने प्यार से मेरा माथा सहलाया और चूम कर कहा, मेरा राम बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह वीर और साहसी। बेटा, मुझे तेरा ही जैसा पुत्र चाहिए था, तूने मेरे दूध का कर्ज उतारा। मैं भावुक हो गया। मैंने कहा, माँ मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगर मैं अगले जन्म में तुम्हारी पैदा हूँ तो तुम्हारी कोख से पैदा हूँ और भारत भूमि ही मेरा ठिकाना बने, जिससे मैं पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों से इसे आज़ाद करा सकूँ। माता जी ने मुझे बहलाने के लिए बहुत सारी गाँव घर की बातें कही। फिर
जब समय खत्म हुआ तो चलने को उद्यत हुई, जब वो चलने लगी पीछे गई तो वह अत्यंत भावुक हो गया, वह भपक पड़ा। माता जी ने मेरे रोने की आवाज सुनी तो वहीं से बिखर पड़ी। उन्होंने कहा, अच्छी कायर, मौत से डरता है, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए था, घिन आती है तुझ पर। मैंने कहा, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ मैं मौत से नहीं डरता, माँ मैं मौत से नहीं डरता। माँ माँ खासकर इस देश पर आजाद होने के लिए मौत से मैं नहीं डरता। माँ वो तू जा रही थी माँ, तेरा मुझसे भी बिछो हो रहा था तो मेरे आंखों से आंसू टपक पड़े, मैं रो नहीं रहा था। माँ अब तू जा, अब तू सुन लेगी कि तेरा बेटा हंसते हंसते शहीद हुआ है और फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गया है। माता जी और पिताजी विदा हुए। मुझे परम संतुष्टि का एहसास हुआ और मेरा हौसला बढ़ गया। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर लौट के आना तो भारत में ही हो आना। फिर 19 दिसंबर की वो भोर आ गई जब गोरखपुर के फांसी खाने में मुझे फांसी पर लटकाया जाना था। मैं आज सुबह उठ गया और मैंने जैसे हर दिन किया करता था, मैंने पूजा पाठ की, व्यायाम कसरत व अभ्यास किया, जो थोड़ा बहुत नाश्ता आया था हल्का फुल्का खा लिया। फिर मैं ध्यान मग्न हो गया। ठीक 6 बजे कोठरी का दरवाजा खुला। वे मुझे लेने आ गए, वे मुझे लेने आ गए। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय वंदे मातरम, जय जय वंदे मातरम, जय जय वंदे मातरम। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक के तन में जान रगू में लहू रहे, तेरा ही से और तेरी जुस्तजू रहे, मालिक तेरी रजा रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब न अहले बदबदे हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आज़ुए कातिल में है। तो जल्लाद ने मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया। I wish the downfall of British Empire. I wish the downfall of British Empire. I wish the downfall of British Empire. 6:30 बजे जल्लाद ने मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया और फिर तो ये सुना आपने हमारे नाटक के माध्यम से कि क्या सही था और क्या गलत हुआ और कैसे उसे आज तक निभाया जा रहा है।
क्या आज़ादी के दीवाने मस्तानों को वो तवज्जो, वो मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए क्या जिसके वो हकदार हैं? क्या उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाना उचित है क्या? आप किस दृष्टिकोण से सोचें, एक देशभक्त भारतीय की तरह या उन्हीं ओछे विदेशियों की तरह? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। पीछे उस स्वतंत्रता के समय में हम लोग चले गए हैं, जिसको एक प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने देखने का मौका मिला, जो शायद पढ़कर मालूम नहीं चलता, लेकिन देखने से ये काफ़ी ज़्यादा ही भावुक। मैं इनके लिए श्री मलय मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक लगातार इस तरह के नाटक में आपको बांध करके रखना, वो भी एकल अभिनय के द्वारा, जिसमें और कोई दूसरा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है, तो ये बहुत बड़े कलाकार की पहचान होती है कि इतने लंबे समय तक पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे हॉल में रहा और हमारे सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, सभी लोगों ने इसको एंजॉय किया। लगभग 2.5 साल पहले हम लोग एक नाटक का मंचन यहाँ पर करवाए थे, इसी मंच पर मलय मिश्रा जी से। उस जी कैसे जीऊँगा मैं, वो भी एकल नाटक था, उसको भी बहुत पसंद किया था लोगों ने और बहुत ही मजे हुए कलाकार, बहुत ही बड़े अभिनेता रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दिनों में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय से हम लोग मलय मिश्रा सर को देखते आए हैं, सुनते आए हैं और इनके जो अभिनय की चर्चा थी वो पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हर जगह, बहुत जगहों पर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया अभिनय में। बहुत जगहों पर जो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें जो है पुरस्कार लिए। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे इस झारखंड जगुआर STF के कैंपस में कि इतने बड़े कलाकार को आज हम लोगों को देखने का मौका मिला और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जो कहानी उनके जीवन की और इतने जीवंत तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम लोग आभारी हैं उनके और मैं उनके साथ उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती सुनीति मिश्रा मैडम, उनका मैं स्वागत करता हूं। उनकी फैमिली यहाँ पर मलय मिश्रा जी की है यहाँ पर, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और बहुत धैर्य से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना। मैं मलय मिश्रा जी से निवेदन करूँगा कि वो आए। मैडम का मैडम को पीछे मोमेंटो ले आइएगा हमारे झारखंड पुलिस परिवार की तरफ से। इधर आप इधर